ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 37 है। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बैटल ऑफ मिडवे में पैसिफिक थिएटर की जो सबसे इंपॉर्टेंट नेवल एंगेजमेंट थी उसमें अमेरिका की डिसाइसिव जीत हुई जापान के अगेंस्ट, और इस लड़ाई में जापान ने अपने 4 एयरक्राफ्ट कैरियर गंवा दिए, जिसकी वजह से अब पैसिफिक के रीजन में उनका ये अमेरिकन नेवी को चैलेंज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। तो इस पूरी लड़ाई के टाइम यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में हमने देखा कि 1941 में ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया हिटलर ने, और जर्मनी आगे बढ़ते 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 जैसे ही मॉस्को के दरवाजे तक पहुंचे दिसंबर 1941 में, तो वहां पे बैटल ऑफ मॉस्को हुआ और उधर फाइनली फिर रेड आर्मी ने जर्मनी को पीछे धकेला। अब जब एक बार उनको पीछे किया रेड आर्मी ने, तो फिर स्टालिन को लगा कि अब हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, तो उन्होंने बोला कि काउंटर अटैक करो जर्मनी के ऊपर। हालांकि बैटल ऑफ मॉस्को में जर्मनी की हार हुई थी, परंतु अभी भी वो लोग इतने कमजोर नहीं हुए थे कि आप उनको आराम से पीछे कर दोगे। तो जब स्टालिन ने काउंटर अटैक किया तो जर्मनी ने थोड़े पीछे आके फिर उन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड की और स्टालिन का काउंटर अटैक फेल हुआ। इसके आगे क्या हुआ इस एपिसोड में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1942 के स्प्रिंग के महीने से। इसके पहले तक 1941 के एंड तक आते आते जर्मनी ने अपनी बहुत बुरी तरह हार देखी थी। ठंडी का मौसम पड़ा था बहुत खराब, और उसमें बहुत सारे सोल्जर्स को गवाया जर्मनी ने, और उसके साथ उनके पास उतना इक्विपमेंट भी नहीं था। अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें, ये देखें कि किसने ज्यादा सोल्जर्स गवाए, तो अभी तक जितना भी ये लड़ाई हुई थी सोवियत यूनियन में, उसमें ज्यादा नुकसान तो रेड आर्मी को ही हुआ था। फिर भी अभी तक सोवियत यूनियन की राजधानी मॉस्को स्टालिन के हाथ में ही थी, और अभी रेड आर्मी का झंडा वहां पे लहरा रहा था। पर 1942 में स्प्रिंग का जब महीना आया, तब अब जर्मनी के सोल्जर्स को लगा कि अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत बुरी ठंडी देखी थी। पर जब ये फाइनली ये बर्फ पिघली, तो फिर जर्मनी ने जहां पे इतने जो वेयरमार्क था, इतने सोल्जर्स थे, उनको रीइंफोर्स किया और जर्मन सोल्जर्स को यहां भेजा। उसके साथ साथ और नया इक्विपमेंट भेजा गया, आर्मर्ड व्हीकल्स भेजे गए। तो एक बार लगा फिर जर्मन आर्मी को कि शायद से हम वापस हमारा जो इतना हमने जीत हासिल की है पीछे, उसको हम दोहरा सकते हैं आगे। वहां दूसरी तरफ स्टालिन सोच रहा था कि मॉस्को पे जो पहला अटैक था हिटलर की आर्मी का, वो फेल हो गया है, इसीलिए वो वापस मॉस्को पे अटैक करेंगे। परंतु हिटलर की यह सोच बिल्कुल भी नहीं थी। वो जानता था कि वेयरमार्क की हालत इस समय अच्छी नहीं है, उनके पास फ्यूल नहीं है। वो जानते थे कि वो एकदम बेयर मिनिमम सप्लाईज पे काम कर रहे हैं, उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास जो इक्विपमेंट है उसको ऑयलिंग की जरूरत है, लोगों के पास राशन नहीं है, उनके पास यूनिफॉर्म्स भी नहीं थी। तो इसलिए हिटलर जानता था कि मॉस्को पे वापस हमला नहीं करना है, उनको हमला करना है साउथ की तरफ, जहां पे कॉकसस थे, वहां पे जो ऑयल फील्ड्स थी उनके ऊपर हमला करना है, और यूक्रेन के ऊपर अपना कब्जा पूरा करना है। उस जमाने में यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। तो इसीलिए फिर 7 मई साल 1942 में जर्मनी की जो मैनस्टीन के अंडर जो आर्मी थी उसने अटैक किया सोवियत यूनियन की आर्मी पे, जो क्रीमिया के रीजन में कर्च पेनिनसुला के ऊपर से आ रही थी। उनके ऊपर इन्होंने हमला किया, और इस हमले में जर्मन आर्मी को रिसाउंडिंग सक्सेस मिली। इस लड़ाई में रेड आर्मी ने लगभग 1,76,000 सोल्जर्स को गवाया, और 350 टैंक गवाए, और लगभग 400 एयरक्राफ्ट गवाए। इन लड़ाइयों तक पहुंचते पहुंचते रेड आर्मी के सोल्जर्स का जो मोराल था वो काफी ऊपर नीचे होता था। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि बहुत सारे रेड आर्मी के सोल्जर्स सरेंडर कर रहे हैं या फिर डिजर्ट कर रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं। उस समय के टाइम में ऐसे भी कहा जाता है कि रेड आर्मी ने कुछ नई गार्ड कंपनीज को भी आर्मी में इंक्लूड कर लिया था। गार्ड कंपनीज का काम यह था कि जब सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया है आगे बढ़ने का, अटैक करने का, तो अगर कुछ सोल्जर्स ऐसे हैं जो घबरा रहे हैं और जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो पीछे आ रहे हैं, तो उन सारे सोल्जर्स को पकड़ने का काम करती थी गार्ड कंपनीज। ऐसी भी खबरें आने लग गई थी रेड आर्मी के बारे में। 7 मई में ये जो जर्मनी का अटैक था, जब वो सक्सेसफुल हुआ और रेड आर्मी को यहाँ पे हार देखनी पड़ी, इसके 5 दिन के बाद 12 मई को रशियन कमांडर टिमशेंको ने एक दूसरा अटैक लॉन्च किया जर्मन पोजीशंस पे, खार्कोव के सदर्न डायरेक्शन में। यहां पे टिमशेंको का अजम्पशन ये था कि जो जर्मन आर्मी है वो पिछले साल के विंटर से बहुत बैटर्ड है, बहुत बुरी हालत में है, उनके पास सप्लाईज नहीं है, ऑयल नहीं है, तो ये सामना नहीं कर पाएंगे हमारा। तो इनिशियली तो सक्सेस मिली टिमोशेंको को, और उसकी जो फोर्सेज हैं वो उन्होंने जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वहां पे उसको ब्रेक करके 15 किलोमीटर आगे तक टिमोशेंको की फोर्सेज बढ़ गई। जब ये रेड आर्मी के सोल्जर्स 15 किलोमीटर आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि ये जो उन्होंने जर्मन पोजीशंस कैप्चर की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो इनके पास है यार खाने पीने के लिए। इनके पास ना सिर्फ नॉर्मल खाना पीना, बट इनके पास ब्रेड था, सिगरेट था, अल्कोहल था, और चॉकलेट के डिब्बे भी थे इनके पास। तो
रेड आर्मी के सोल्जर्स को लग रहा था कि हमारे को तो वेपन्स भी नहीं मिलते बेसिक्स, और यहाँ पे तो सोल्जर्स की बहुत अच्छी हालत है, मतलब जर्मन आर्मी की हालत शायद उतनी खराब नहीं है जितनी वो सोच रहे थे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि जर्मनी को तिमोशेंको के इस अटैक के बारे में ऑलरेडी पता था, और इसीलिए जर्मनी के लोग, हिटलर ऑलरेडी खुद से एक काउंटर अटैक प्लान कर रहा था खार्कोव के ही रीजन में। और ये जो काउंटर अटैक था ये फॉल ब्लो के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑपरेशन ब्लू, और इसी को कहते हैं कि ये बारबरोसा का रीलोडेड वर्जन था, बारबरोसा का रीलॉन्च। तिमोशेंको की आर्मी को जो छोटी सी इनिशियल सक्सेस मिली थी, उसमें उन्होंने जो सामान कैप्चर किया था जर्मनी का, उसमें उनको लगने लगा था कि ये जर्मन्स भी कुछ अटैक प्लान कर रहे हैं। इसीलिए तिमोशेंको का जो नेक्स्ट अटैक था उसने अपने टाइम टेबल के पहले ही लॉन्च कर दिया, और ये चीज जर्मन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि जर्मन्स को पता था कि अटैक करेगा, और इसीलिए जब तिमोशेंको ने अपना अटैक लॉन्च किया तो वापस उसको इनिशियली सक्सेस मिली, बट जर्मनी की आर्मी तैयार थी इस बार तिमोशेंको को रोकने के लिए। उस एरिया में जो जर्मन कमांडर था उसका नाम था वॉन बॉक, और उसको लगा कि अब तिमोशेंको एक बड़ी फोर्स लेके आ रहा है, इस पे अब हमला करना चाहिए और बहुत सारे रशियन ट्रूप्स फिर से हमारे हाथ में आ जाएंगे। इसीलिए उसने फिर हिटलर को कांटेक्ट किया वॉन बॉक ने, और बोला कि हमको तिमोशेंको की फोर्स पे हमला करना चाहिए। जब तिमोशेंको को इसके बारे में पता चला तो उसको लगा कि हाँ, यहाँ पे तो जो जर्मन बिल्डअप हो रहा है उसके लिए हमारी आर्मी इनफ नहीं है। तो फिर उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की मॉस्को में स्टालिन को, और बोला कि मेरे पास रीइंफोर्समेंट्स भेजो, बट वो स्टालिन को कांटेक्ट नहीं कर पाया। जब तिमोशेंको स्टालिन से कांटेक्ट नहीं कर पाया तो उसके कुछ समय के बाद उसने कांटेक्ट किया निकिता क्रुश्चेव को, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे इस पूरे सीन में। क्रुश्चेव ने फिर कांटेक्ट किया स्टालिन को और ये बताया कि तिमोशेंको कह रहे हैं कि हमारे पास फोर्सेस इनफ नहीं है, हमको ये अटैक जो है इसको कैंसिल करना चाहिए, हमको यहां से हट जाना चाहिए। बस स्टालिन ने बोला कि नहीं, हमारा जो ऑर्डर है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए अटैक कैंसिल नहीं हुआ, जर्मन्स ने अटैक किया रेड आर्मी के ऊपर, और इस वजह से रेड आर्मी को एक भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बाद में फिर स्टालिन ने रेड आर्मी को वहां से डिसएंगेज करवाया, वहां से हटाया, बट तब तक 2.5 लाख रेड आर्मी के सोल्जर्स को गंवाना पड़ा उसको, और उसके साथ 4000 गन्स। भारी भारी नुकसान हो रहा था इस समय रेड आर्मी को। अभी तक भी जब 1942 के हम एंड में आ रहे हैं तब तक भी रेड आर्मी ऑफेंसिव पे नहीं गई थी। इसी लड़ाई को कहते हैं द सेकंड बैटल ऑफ खार्कोव, और इसमें एक जबरदस्त जीत मिली जर्मनी को, और यहां पे वापस रेड आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनका मोराल काफी डाउन हो गया। बट जर्मनी में इस समय खुशी का माहौल था, और वापस ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक्चुअली सोवियत यूनियन को हरा ही देंगे। जब सब कुछ यहां पे चल रहा था, रेड आर्मी की हार हो रही थी, तो वहां दूसरी तरफ स्टालिन अभी भी इस बात से चिंतित थे कि ये लड़ाई तो चलती रहेगी, बट लड़ाई के बाद पोस्ट वॉर फ्रंटियर्स कैसे होंगे, मतलब बॉर्डर्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे जीती और हारी कंट्रीज के बीच में। उनका ध्यान अभी भी वहीं पे था। स्टालिन ये चाहते थे कि उनके जो एलाइज हैं, यानी कि ब्रिटेन और यूएस, वो इस बात को माने कि जो जून 1941 में जो सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स थे, जिसके अंदर अभी बाल्टिक स्टेट्स आते थे और पोलैंड का ईस्टर्न हिस्सा आता था, वो सारे जो बॉर्डर्स हैं वो सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स में काउंट किए जाए, ये स्टालिन चाहते थे। बट उस समय चर्चिल यानी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और रूजवेल्ट यानी यूएस के प्रेसिडेंट, ये दोनों लीडर्स कह रहे थे कि नहीं, आपके जो बॉर्डर्स हैं इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बात थी जून 1941 की। पर देखिए नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग 1942 तक आते आते चर्चिल एक्चुअली कहने लगे थे कि ठीक है, सोच सकते हैं, सोचेंगे। वो एक्चुअली मानने लग गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन लगातार लड़ाई में बना रहे और वो संधि ना कर ले हिटलर के साथ। तो देखिए यहाँ पे चर्चिल ने अपना स्टैंड थोड़ा चेंज किया था, बट लड़ाई में आगे जाते जाते ये बिल्कुल उल्टा हो गया था। चर्चिल बोल रहे थे कि नहीं, हम सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स वाली डिमांड नहीं मानेंगे, और रूजवेल्ट एक्चुअली मानने लग गए थे कि हाँ, शायद देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। दूसरी तरफ एक ये दिक्कत भी हो रही थी कि चर्चिल ने ये बहुत वादा किया था स्टालिन को कि आप लड़ाई करो और हमको आपको भर भर के एम्यूनिशन देंगे, जितनी हम आपको मदद कर सकते हैं हम करेंगे। बट ये चीज हो नहीं पा रही थी। उसका एक रीजन तो ये है कि चर्चिल इतने बड़े बड़े जो वादे कर रहा था कि मैं आपको इतना सामान भेजूंगा, इतना असला भेजूंगा, उतना एक्चुअली उनके पास था ही नहीं भेजने के लिए। वो खुद मदद ले रहे थे अमेरिका से, तो बहुत सारे झूठे और बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे, उतनी उनमें क्षमता नहीं थी। और दूसरा एस्पेक्ट है कि एक्चुअली जो चर्चिल सामान भेज रहा था सोवियत यूनियन को, वो भेजता था कहां से? आर्कटिक के रीजन से। तो वहां से जो इतने सारे शिप्स के कॉन्वॉय जाते थे ब्रिटेन से, उन कॉन्वॉयस को या तो जर्मनी की एयरफोर्स या उनकी नेवी इतना परेशान कर रही थी कि बहुत सारी शिप्स तो रास्ते में डूब जाती थी। तो इतना नुकसान एट सी हो रहा था, समुद्र में सामान डूब रहा था,
तो चर्चिल ने सोचा कि नहीं यार, इनको उतनी मदद करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सामान तो हमारा वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। और ऐसा करते करते जो लास्ट तक आते आते फिर चर्चिल ने कहा कि हम भेजेंगे ही नहीं सामान जब तक हम इस रीजन में जर्मन प्रेजेंस को हम कंट्रोल नहीं करते, उनको दबाते नहीं है, तब तक वहां सोवियत यूनियन का सामान भेजने का कोई पॉइंट ही नहीं है क्योंकि हमारा सामान रास्ते में डूब जा रहा है। रीजन जो भी हो, इन सारे सिचुएशंस की वजह से स्टालिन को लग रहा था कि देखो ये हमको वादा किया था कि सामान भेजेंगे वो भेज भी नहीं रहे हैं, और हमारी जो डिमांड्स हैं कि हमारे नए बॉर्डर्स को मानो, ये बाल्टिक स्टेट्स हमारे बॉर्डर में काउंट करो, ईस्टर्न पोलैंड हमारे लिए काउंट करो, इन सब चीजों को भी नहीं मान रहे हैं। तो स्टालिन और चर्चिल के बीच में काफी एक गर्मा गर्मी का माहौल हो रहा था और स्टालिन कॉन्स्टेंटली डाउट करता था ये वेस्टर्न एलाइज को, और इसका काफी फर्क पड़ा लड़ाई के दौरान और एक्चुअली लड़ाई के बाद। ये तो सब कुछ हो रहा था सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और यूएस के बीच में, वहां दूसरी तरफ हिटलर का क्या प्लान था, वो इसके आगे क्या करने वाला था, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगले एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सिर्फ तभी मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।